हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में हमने क्या चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका देखेंगे पार्ट थर्ड। ठीक है, तो जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं बिजनेस मेथड के पार्ट सेकंड तक, वो इसको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको ऑडिटिंग, ठीक है, कंप्यूटर, GF एंड ER, ठीक है, इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑडिटिंग तो देखो हमने पूरा कंप्लीट करा के अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, GF एंड AR के जो जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स हैं, इसके 60% लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैप्टर 5 तक। ठीक है, तो ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ में कंप्यूटर के लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है, इतने टॉपिक्स एक साथ चल रहे हैं चैनल पे, तो इनको देख लीजिए। जिसने भी इनको मतलब जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी हेल्पफुल है, साथ साथ ही अदर एग्जामों के लिए भी समान रूप से उतने ही उपयोगी है जितना के राजस्थान के एग्जाम्स के लिए उपयोगी है ये हमारा बिजनेस मेथड। ठीक है, और जो कंप्यूटर EMRS के हिसाब से बनाया जा रहा है, परंतु ये जूनियर अकाउंटेंट में भी सेम ही टॉपिक हैं सारे के सारे। अगर आप देखेंगे तो सारे टॉपिक सेम है। और अगर आप ये वाले लेक्चर्स नहीं देखना चाहते तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जो CET में है ना, CET 2022 के लिए हमने अपलोड किए थे कंप्यूटर के लेक्चर, तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक सेम ही है और वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये अभी रिसेंटली में जो कंप्यूटर लेटेस्ट अपडेट के साथ पढ़ाया जा रहा है इसको देख सकते हैं, या CET 2022 वाले कंप्यूटर के लेक्चर देख सकते हैं, या वो भी पसंद नहीं है तो KVS के देख सकते हैं। KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो कंप्यूटर के लेक्चर्स अपलोड किए थे, तो वो देख सकते हैं। देखो CET जो 2022 का एग्जाम हुआ था और KVS जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, बच्चों के रिव्यूज आए थे और बच्चों ने यही बताया था कि सर आपके द्वारा जो पढ़ाया गया है, जैसे 20 किसी के 20 थे तो 19 तक किसी किसी एग्जाम में 19, किसी किसी एग्जाम में 20 में से 20, और किसी किसी एग्जाम में 17 से लेकर 20 तक, मतलब मिनिमम 17 क्वेश्चन तो हमारे लेक्चर से डायरेक्ट थे। ठीक है, डायरेक्ट आपको हमारे लेक्चर से क्वेश्चन देखने को मिले थे, चाहे वो CET का एग्जाम हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक वैकेंसी नहीं थी, बहुत सारी वैकेंसी थी, तो इसी हिसाब से अलग अलग जो वैकेंसी थी उसके हिसाब से अलग अलग मतलब कंप्यूटर में वेरिएशन था। कहीं 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कहीं 20 के थे, कहीं 30 के थे, तो डिपेंड कर रहा था। तो ये हमारे जो लेक्चर से 90% से लेकर 99% तक हमारे लेक्चर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे वहाँ पर। तो देखो इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, और ये बिजनेस मेथड पढ़ाया जा रहा है। आप इसको एम ना ले, यहाँ पर भी हम बहुत डीप रिसर्च करके ही ये आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनको बहुत अच्छे से देखें और हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में ट्राई करने का कोशिश करें। आगे चलिए, देखिए बिजनेस जो व्यवसाय है, व्यवसाय का परिचय, क्षेत्र, उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है, व्यवसायिक नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज इनको देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, तो ये अपन ने इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन देख ही लिया था। ठीक है, तो जिसने भी ये बिजनेस मेथड के ये वाले टॉपिक्स नहीं देखे वो इनको कंप्लीट करें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, ये हमने जाते जाते आपको क्वेश्चन दिया था पिछली बार, इसका आंसर भी आपको बताया था। ठीक है, तो जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया था तो उसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करना चाहिए। और लास्ट टाइम हमने जाते जाते ये वाला क्वेश्चन दिया था कि सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें से क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो व्यावसायिक उपक्रम द्वारा स्वैच्छिक कार्यवाही, शक्ति एवं उत्तरदायित्व में संतुलन स्थापित करना, नैतिक उत्तरदायित्व को मान्यता प्राप्त प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी ही चीज़ें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए व्यापार, बिजनेस, देखो आपको दिखाई दे रहा है बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है बताइए। ठीक है, तो देखो बिजनेस की सिंपल सी गणित है कि बिजनेस क्या होता है, जो भी आप प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो इसके दो मेजर भागों में बांटा जाता है, तो नेगेटिव मार्केट एंड फॉरेन मार्केट, है ना, नेगेटिव मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। तो आंतरिक व्यापार और देशी व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो इसलिए ऐसा ना बने, इंडिया जैसा ना भी बनाए तो आप समझ जाना कि मैंने इंडिया ही बनाया है। एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको नीचे से, यहाँ से इसको मिटाएंगे, वेट क्यों नहीं रहा? हाँ ठीक मिट गया। अब देखिए यहाँ पर एक बार
थोड़ा क्या है इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से घूमेगा इंडिया का, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कोशिश देखो हमेशा पूरी करनी चाहिए, चाहे आपसे सही बने या ना बने, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बना कर देता है। अब देखो ये इंडिया का नक्शा है समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अगर हम कोई भी व्यापार हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसके भीतर भीतर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नेटिव मार्केट, ठीक है। हमारा मार्केट है, हमारा खुद का मार्केट है, तो हम इसको बोलेंगे नेटिव मार्केट। देसी व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, कॉमर्स जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे देश के अंदर जो भौगोलिक लोकेशन है ना, जोग्राफिकल लोकेशन हमारे कंट्री की उसके अंदर अंदर कर रहे हैं। और अगर इससे बाहर जाकर है ना, बाहर हम देश से बाहर जाके कोई व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाए हैं, बताइए यहाँ पर कौन सी कंट्री आएगी, ये बताओ पहले। म्यांमार आएगी, पाकिस्तान आएगी, है ना, चाइना आएगा, या फिर यूएसए आएगा। बताइए इन 4 कंट्रीज में से बताइए। ये जो मैंने लोकेशन बनाई, यहाँ पर म्यांमार है, ठीक है, जिसे बर्मा बोला जाता था पहले, प्राचीन काल में बर्मा बोला जाता था, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे पहले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ये कौन सा पाकिस्तान हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? या ये चाइना की लोकेशन है या फिर यूएसए की लोकेशन है, ये वाली जो मैंने ये वाला मार्क किया है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। रेड पेन से मार्क करूँ तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस लोकेशन की, इंडिया के जस्ट ईस्टर्न साइड में यहाँ पर ये कौन सी लोकेशन है, इतना तो आपको पता होना चाहिए जब आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो लोकेशन है, अगर हम इससे बाहर जाकर किसी और कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, विदेशी बाजार, ठीक है, बाहरी व्यापार, फॉरेन मार्केट हम इसको बोलते हैं। अब मैं इस रेड पेन से ही लिखता हूँ, ये सही लग रहा है, ठीक है। देसी व्यापार, अब देखो देसी व्यापार जिसे नेटिव मार्केट बोलते हैं, नेटिव ट्रेड, ऐसे व्यापार जो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया जाता है, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कैसे कैसा? पहला होगा थोक व्यापार, होलसेल। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक आइटम की सेल नहीं कर रहे, आप होलसेलर है, आप बल्क में, क्वांटिटी में आप सेल करते हैं, ठीक है। तो एजेंसी के माध्यम से व्यापार करना। अब जैसे मान लीजिए भारत में, राजस्थान में, जयपुर में हम बैठे हैं और जयपुर के अंदर हमने अपनी क्या करा, एक इतना बड़ा गोडाउन लेकर बैठ गए, ठीक है। इस गोडाउन में छोटी सी जगह पे हम बैठे हुए हैं और ये इतना बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा। तो अब कोई माल लेने आता है तो अपन, वो बोल रहा है कि मुझे है ना एक पेन दे दीजिए। तो अपन ने बोला भाई हम रिटेलर्स नहीं है, हम होलसेलर हैं, हम एक पेन नहीं बेचते, हम कम से कम 1000 क्वान्टिटी के बॉक्स बेचते हैं, ठीक है। और एक बॉक्स में कम से कम 2000 पेन आते हैं, ठीक है। तो हम कितने पेन बेच रहे हैं एक दिन में, बताओ। तो अपन 2000 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लेंगे तो इतने पेन बेच रहे हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, होलसेलिंग, है ना। अपन एक गुड़ नहीं बेचकर अपन क्या कर रहे हैं, बल्क में सामान बेचते हैं, होलसेलर। ऐसी एजेंसी के माध्यम से व्यापारी वस्तुओं का क्रय सीधे उत्पादक से करते हैं और विक्रय फुटकर व्यापारियों को अर्थात ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है। इसमें अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय कम कीमत पर किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फुटकर व्यापार, ठीक है। अब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ये क्या है, ये जो मीडिएटर्स होते हैं, जो मान ली प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर से इन्होंने माल खरीदा, मीडिएटर ने रिटेलर्स को माल बेचा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये होलसेल का काम करते हैं जनरली। या फिर ये रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप हमसे इतना माल खरीद सकते हैं, बोलेंगे नहीं, तो फिर ये बोलेंगे आप है ना मीडिएटर से संपर्क करें। तो ये छोटी क्वांटिटी में नहीं बेचते हैं कभी कभी, है ना। तो जो रिटेलर्स हैं वो चाहते हैं कि बहुत सस्ते में मिल जाए, परंतु ये मीडिएटर्स ऐसा होने ही नहीं देते। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, हमें मार्केट बेचते हैं, हमें सामान एक छोटी सी दुकान खोलकर 1 पेन 2 पेन ऐसे बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यापार जो थोक व्यापारी से वस्तुओं का क्रय करते हैं और ग्राहकों को वस्तुओं का विक्रय करते हैं, अर्थात ग्राहकों से सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो रिटेलर्स का क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं ये, ठीक है। तो ये कम मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं और अधिक कीमत पर ये बेचा जाता है। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है, जब अपन अपने देश में ना करके, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन ना करके अपने देश से बाहर किसी और देश में सामान बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। ऐसे व्यापार जो देश के भौगोलिक सीमा से बाहर जाकर किया जाता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट का मतलब है निर्यात बाजार। इसमें क्या करते हैं, अपने देश में अपन कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो दूसरे देश में जाकर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे देश में अपने सामान को यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा है और अपने देश में यूज ना करके अपन इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश में, तो उसे एक्सपोर्ट मार्केट बोला जाता है। देखो अधिक उपलब्धता वाली वस्तुओं को वहां पहुंचाना जहां उपलब्धता कम है, अर्थात वहां निर्यात करना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा
आयात बाजार, इंपोर्ट मार्केट। इंपोर्ट मार्केट में क्या होगा, ऐसी वस्तुओं को अन्य देशों से मंगवाना, ऐसी वस्तुएं जो अपने देश में नहीं है, ठीक है, जिसकी उपलब्धता देश के भौगोलिक सीमा में कम हो। और तीसरा हो जाएगा री एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। री एक्सपोर्ट मार्केट का मतलब है ऐसे व्यापार जिसमें किसी एक देश से माल खरीदना। अब यहाँ पे क्या होता है री एक्सपोर्ट में, जैसे मान लीजिए ये हो गया इंडिया, ये हो गया नेपाल, ठीक है, और ये हो गया यूएसए। अपन ने क्या करा, इंडिया वालों ने, नेपाल के पास इतने संसाधन नहीं है, तो इस अपन ने क्या करा, यूएसए से माल अपन ने डायरेक्ट पहले अपने देश में मंगाया। अपन ने क्या करा, भाई तुम यहाँ ले आओ माल हमारे पास में, ये माल हमारे पास ले आया, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से अपन माल बेच रहे हैं नेपाल को। अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने पास माल है ही नहीं, है ना, अपने पास माल नहीं है, अपना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या है माल मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेपाल भी डायरेक्ट मंगा सकता है, पर नेपाल डायरेक्ट नहीं मंगा पा रहा, क्योंकि नेपाल के पास में इतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। अपन पहले क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो री एक्सपोर्ट मार्केट हो जाता है। आगे नेक्स्ट चलता है। अब देखिए व्यवसाय के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आर्थिक उद्देश्य, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला तो यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, पैसा कमाना, ठीक है। अगर मान लीजिए पैसा नहीं कमाना है ना, अपन को सिर्फ लोगों की भलाई करनी है, तो उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। किसी व्यापार या सर्वोपरि उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है। इस उद्देश्य के अंतर्गत लाभों को अधिकतम करना, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करना, व्यापार का विकास एवं विस्तार करना आदि प्रमुख है। आर्थिक उद्देश्य में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती हैं। कौन कौन सी, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करना। तो ग्राहकों की संख्या में वृद्धि कैसे की जाएगी, जब उन्हें अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपन क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, एट चीप प्राइस, ठीक है। जैसे कोई और दूसरा बेच रहा है उससे सस्ता बेच रहा है, मतलब ये नहीं कि अपन को घटा करके फिर सामान बेच देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि दूसरे से सस्ता माल बेचा जाए और अच्छा बेचा जाए, गुड क्वालिटी। तब क्या होता है, ग्राहक ज़्यादा बढ़ते हैं, है ना। नए परिवर्तन करना, न्यू इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, इनोवेशंस। लाभों को अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का कार्य करता है। आर्थिक उद्देश्य में व्यवसाय एवं पारिश्रमिक भी शामिल किया जाता है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं में भावी जोखिम, देखो कोई भी बिजनेस विदाउट रिस्क तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, भावी जोखिम व अनिश्चितता को वहन करना व प्रतिफल भी शामिल किया जाता है। जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आप जोखिम, जो आपका रिस्क होगा, रिस्क का भी असेसमेंट करते हैं। और साथ साथ अगर कोई कंटिजेंसी, कोई इस तरह की घटना घटित होती है जिसके बारे में पहले से डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसके लिए भी पहले से तैयार रहने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं में व्यवसाय की कुशलता व प्रबंधन के अनुसार किए गए कार्यों का प्रतिफल भी शामिल किया जाता है। इन क्रियाओं में नव परिवर्तन की भावना रखने के कारण, नई नई वस्तुओं के आविष्कार के कारण लाभों को शामिल किया जाता है। व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहकों से अधिकतम संतुष्टि के साथ लाभ कमाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। अब देखिए सामाजिक उद्देश्य क्या होंगे, केवल व्यवसायी अपने लाभों को अधिकतम करने की भावना नहीं रख सकता है, ठीक है। ये नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट करोगे तो आप क्या करोगे, आप उन चीज़ों को दरकिनार कर दोगे जो समाज के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप है ना समाज के प्रति भी एक भावना रखेंगे अपनी, ठीक है। वो भावना कैसी होगी कि आपकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है कि जो आपने पैसा समाज से कमाया है, कुछ हिस्सा जो कमाया हुआ पैसा समाज में वापस से समाज के उत्थान के लिए खर्च किया जा सके, ठीक है। क्योंकि व्यवसाय और समाज का आपस में गहरा संबंध होता है, अर्थात समाज के बिना व्यवसाय का अस्तित्व नहीं हो सकता है। एक क्रेता बाजार में राजा माना जाता है, वैसे ही व्यवसाय में समाज उद्देश्यों को सर्वोपरि माना जाता है। जो सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो सामाजिक प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लंगर भी चलाते हैं, इधर पैसा कमा रहे हैं और उधर जो समाज में जो भूखे रह गए हैं उनको खाना खिलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। उन जब बरसात का सीजन होता है तो उनके रेन बसोरे का वो इंतजाम किया जाता है, ठीक है। सर्दियों में उन्हें कंबल बांटे जाते हैं, तो इस तरह के काम करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो व्यवसाय में निम्नलिखित सामाजिक उद्देश्य शामिल है। कौन कौन से, समाज में
उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए व्यवसाय करना चाहिए। सामाजिक कल्याण व सामाजिक विकास की भावना रखते हुए व्यवसाय करना होता है। समाज के व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं की उपलब्ध करवाना होता है। उपभोक्ता को सही समय व सही स्थान पर वस्तुओं की उपलब्धता कराना है। जो भी कंज्यूमर है, अगर मान लीजिए आप उसको सही समय उसको चाहिए, जैसे मान लीजिए उसको भूख लग रही है अभी, ठीक है, अभी वो हंगरी है और आपने क्या करा, उसको ब्रेड अवेलेबल ही नहीं करा, या बोलो 3 दिन बाद मिलेगी ब्रेड, ठीक है, तो बेचारे तो भूखे मर जाएगा। तो सही समय पर सही स्थान पर वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मुझे है ना जयपुर में चाहिए, आप इसको बोल रहे हैं कि भैया आपको अमेरिका यूएसए के अंदर हम वो उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, जयपुर में चाहिए अमेरिका थोड़ी जाके ब्रेड खा पाएगा ये बंदा। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है ना। वस्तुओं में सेवाओं के संबंध में उचित मूल्य वसूल करना, उपभोक्ताओं के लिए नई नई वस्तुओं का उत्पादन व आविष्कार करना, सरकार के द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के करों, जो भी सरकार ने जिस भी प्रकार का टैक्स लगाए हैं उनका भुगतान अनिवार्य रूप से करना। ऐसा नहीं करेंगे, देखो जनरली क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको बच जाए, ठीक है, जहां से वो टैक्स कम से कम कर पाए। तो बिजनेसमैन को इन चीज़ों के जो शॉर्टकट मेथड है टैक्स बचाने के, ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो टैक्स ये पे करते हैं उसी से ही सरकार पूरा देश चलाती है, ठीक है। आप जो हम सब लोग मिलके जो भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं उसी से देश चलता है। देश में नए नए डेवलपमेंट आते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम सरकार कब कर पाएगी, जब हम प्रॉपर तरीके से टैक्स देंगे, और टैक्स की चोरी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमें क्या है, टैक्सेस सभी समय से सही प्रकार से देने चाहिए, ठीक है। ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना, देखो ग्राहक जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है उसका भी ध्यान रखना होता है बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि आपने अपना माल बेच दिया, अब आप बोल रहे हैं नहीं तुमने खरीद लिया, अब मैं तो वापस नहीं लूंगा, और ग्राहक को जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती आप उसको चुपका रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर किसी कंज्यूमर को रिटेन करना है तो उसको उसकी इच्छाओं को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चाह रहा है कि भाई उसने ये माल गलती से खरीद लिया तो आप उसको रिटर्न भी लीजिए, अगर उसने खराब कर दिया तब अलग बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मानवीय उद्देश्य, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कर्मचारियों में व्यवसाय में कार्य करने वाले अधिकारियों को उतना वेतन मजदूरी तो कम से कम उपलब्ध करवाया जाए जिससे उनका जीवन आसानी से निर्वाह हो सके। अब जैसे मान लीजिए, तभी तो बोलते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। जैसे आलू अब पहुंच गया, मान लीजिए 200 रुपये किलो पहुंच जाए, मान लीजिए आलू, ठीक है, अभी तो 20 या 30-40 चलता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मान लीजिए आलू 200 रुपये पर केजी हो गया है, पर केजी आलू कितना हो गया, 200 रुपये पर केजी हो गया। तो इस हिसाब से क्या है, सैलरी में भी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो आलू क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया मल्टी। जैसे मान लीजिए 40 रुपये किलो था, तो 40 इंटू का 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये 40 इंटू का 5 करेगा तो 4×5 = मतलब 200 रुपये पर केजी हो गया। अभी क्या हो गया, 5 टाइम्स महंगा हो गया आलू। तो आपकी जो सैलरी, जैसे मान लीजिए आपको 25,000 मिलते थे, है ना। हम सिंपल आलू की बात नहीं है, जब कोई चीज़ एक महंगी होती है तो इर्रिस्पेक्टिव उससे रिलेटेड सारी चीज़ें महंगी होती है, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हुआ होगा, ठीक है, आपके रेंट भी बढ़े होंगे, आपके जो गुड्स हैं, क्लोथ्स है, वो खरीदना वो महंगा हुआ होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया होगा, तो हर चीज़ महंगी होगी। अब मान लीजिए 25,000 की जगह आपकी 26,000 सैलरी कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1,000 बढ़े हैं, पर यहाँ 5 टाइम्स हो गई हैं सारी चीज़ें। मान लीजिए यहाँ पे 5 हुआ है, कहीं 4 हुआ है, कहीं 6 हुआ है, तो सबको मैनेज करते हुए आपकी क्या सैलरी सिर्फ 1,000 रुपये से बढ़नी चाहिए, कम से कम ये 2x तो होनी चाहिए, ठीक है। 2x होगी तो कम से कम ये जो एक्स्ट्रा खर्चे बढ़े हैं इनको आप निर्माण कर सकते हैं। अगर ये 5 टाइम्स हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है और वो 5 टाइम्स हो रही है, और मान लीजिए आपकी सैलरी 2 टाइम्स भी नहीं बढ़ रही, तो आप बहुत ज़्यादा कंगाली में चले जाएंगे, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए जितना पैसा जरूरत है उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कर्मचारियों को आदेश व निर्देश जो आप ऑर्डर दे रहे हैं या फिर उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो देते समय उनकी भावनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए जा तू कर ले ये काम, उठ बैठ, उठ भग चल यहाँ से काम कर ला, ऐसे बोलेंगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो काम करने के प्रति उसकी खुद की इच्छा होगी ना, वो इतनी संकीर्ण होती चली जाएगी कि वो काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, वो सिर्फ काम को एज एन बर्डन करेगा। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को बर्डन लेता है, ठीक है, तो वो उस काम में अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाता है और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता नहीं है, तो वो काम मतलब इतना अच्छा होता नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप किसी से काम करवाएं तो उसकी भावनाओं को भी ध्यान रखें, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली उसको काम कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है।
पनिशमेंट एंड रिवार्ड देने की जो टेक्निक होती है वो वाली चीज़ है। तो आप पनिश करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप रिवार्ड देना, तो उसकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। आप उसको बोलेंगे भाई मैं तुझे 2 घंटे की एक्स्ट्रा लीव दूंगा, एक्स्ट्रा छुट्टी दूंगा, मतलब 2 घंटे तुम आराम से कल लेट आ जाना पर इस काम को अभी कर लो, तो वो भी सोचेगा चलो ठीक है कर लेते हैं क्योंकि कल 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा है और 15-20 मिनट का काम है, तो फिर ये तो रिवार्ड हो गया ना एक तरीके से। तो आप जब सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखते हैं तो वो भी काम अच्छे से करता है, ठीक है। श्रम कल्याण व उसकी कार्य दशाओं में सुधार किया जाए, जैसे स्वच्छ वातावरण, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ जल, भोजन आदि, ठीक है। विनियोजकों को उचित प्रतिफल उपलब्ध करवाना, संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आप है ना गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली समझने लग जाए, अपने से छोटे जो होते हैं ना कर्मचारी उनको कई समझ लेते हैं यार, कई प्राइवेट कंपनीज में ऐसा होता है या नहीं होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हम देखिए व्यवसाय के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कौन से फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? पहला है मार्केट सिचुएशन, किस तरह की मार्केट स्थिति है, किस तरह का मार्केट, मतलब मार्केट स्थिति का यही मतलब है जैसे मान लीजिए अब आपने क्या करा, आपका ये घर है, ठीक है, ये एक पहाड़ी पर है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर ये घर बना रखा है आपने, ठीक है। अब जस्ट क्या इस पहाड़ी से उतर के जाते हैं आप और यहाँ है मार्केट, ठीक है। अब ये जो मार्केट है यहाँ पर यही आपका एक घर है और ये एक मार्केट है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इस पहाड़ी से उतर के गए तो ये जिस भी प्राइस में आपको बेचेगा आपको तो खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये क्या अपनी मनमानी कर सकता है, मोनोपोली चला सकता है। तो मार्केट की किस तरह की सिचुएशन है, अब जैसे मान लीजिए हजारों घर हैं चारों तरफ, लाखों लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये अपनी मोनोपोली नहीं कर पाएगा, ये जो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि क्या होगा जब लाखों घर है और साथ में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है वो सब बेच रहे हैं तो यहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट हो जाता है, तो प्राइस नहीं बढ़ाई जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट सिचुएशन में क्या है, बाजार स्थिति तात्पर्य एक व्यवसाय जो एक बिजनेस है उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए पहले में क्या था, एक ही था, है ना, ये एक घर था और एक ही वो था बिजनेस, तो ये प्राइस बढ़ा पा रहा था, तो यहाँ पे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो इसकी मर्जी है मोनोपोली चला लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग रह रहे हैं और हजारों लोग हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, तो फिर यह वो एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा और यहाँ पर पैसा नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है। प्रतियोगिता बाजार की स्थिति एक व्यवसाय को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो जहाँ पर कॉम्पिटिशन मार्केट होगा वो हेल्दी मार्केट कहलाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। कौन सा मार्केट? कॉम्पिटिशन मार्केट। अजय नव प्रवर्तन इनोवेशन, देखो किसी भी कौन सा बिजनेस को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, इनोवेशन। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है वो ढर्रे पे चला आ रहा है, ठीक है, लाखों समय से हजारों करोड़ों साल से मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हालांकि कर सकते हैं करोड़ों साल से, नहीं। देखो आपने क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपने जीवन यापन में अभी 10-15 साल पहले कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इस बिजनेस में आपने क्या करा था, एक मशीन लगाई थी, वो क्या करती थी, 1 घंटे में 1 पेज निकालती थी, ठीक है, 1 पेज की प्रिंटिंग करती थी जो डिजिटल पेज था, ठीक है। और ऐसा और भी करते थे, तो उनका 1 घंटा 20 मिनट, किसी का 1 घंटा 40 मिनट और किसी का 45 मिनट तक टाइम आता था, ठीक है। तो आपका जो टाइम था वो बिल्कुल मतलब सफिशिएंट था, लोगों को लगता था ये थोड़ी ज़्यादा चार्ज करता था, जैसे 20 रुपये चार्ज कर रहा है जिसका 45 मिनट आ रहा है, और आप ये आपका 1 घंटे में 1 पेज चार्ज कर रहा है तो आप इसका 10 रुपये चार्ज कर रहा है, तो बाय कॉस्ट तो ये वाला प्रॉफिटेबल है ना आपकी मशीन, तो लोग आपके पास आते थे। परंतु जैसे जैसे मार्केट में इनोवेशंस हुए, टेक्निक्स आई नई, है ना, तो अब क्या हुआ, इन सब लोगों ने कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं किया और आपने भी कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कराया मान लीजिए, और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ऐसी आ गई है कि 1 मिनट में 10 पेज छापे जा सकते हैं, ठीक है। यही डिजिटल पेज 1 मिनट में 10 पेज छापे जा सकते हैं, पर ये ऐसी इनोवेशंस कोई नहीं कर रहा, आप लोग नहीं कर रहे, और एक नया बंदा आया उसने यहाँ पर आके ये मशीन लगा दी, तो अब क्या होगा, आपका बिजनेस हो जाएगा ठप, सब लोगों का ठप हो जाएगा। क्यों? और ये क्या कर रहा है कि 2 रुपये ले रहा है, तो आपसे देखो 5 गुना तो कीमत कम ले रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहा है, ठीक है। तो लोग किस पे जाएंगे, फिर इसी बंदे पे जाएंगे और इसका बिजनेस चल पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, समय के साथ में आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको भी उसमें इनोवेशंस करने पड़ते हैं, नहीं तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो बिजनेस बंद हुआ था सबसे बड़ा किसका, बताओ किसका बताऊँ? आपने नोकिया का नाम सुना है? किसने नोकिया का नाम सुना है? चलो बताओ, नोकिया की कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनना चाहोगे? एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, फिर नोकिया के बारे में बताता हूँ आपको। देखो एक समय में क्या था, नोकिया
आप सब लोग जानते होंगे नोकिया नाम का फ़ोन बिकता था, ठीक है। नोकिया की टैगलाइन थी कनेक्टिंग पीपल्स, है ना, कनेक्टिंग पीपल। दो हाथ आते थे, इधर से एक हाथ आता था, इधर से हाथ आता था, और एक दूसरे को कनेक्ट करते थे, तो इसकी टैगलाइन थी कनेक्टिंग, ठीक है। तो अब क्या था, जो गूगल है, ठीक है, गूगल ने इनोवेशन करा एंड्रॉयड का, ठीक है, और नोकिया के पास गया, बोला कि ये मेरा एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड सिस्टम आप अडोप्ट कर लीजिए, हमें फंडिंग दे, वो मतलब पैसे दे दीजिए, ठीक है। तो नोकिया ने बोला कि हमारा जो सिम्बियन सिस्टम है हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोकिया क्या यूज़ करता था, सिम्बियन इस्तेमाल करता था, ठीक है, और गूगल ने कौन सा इनोवेट किया था, एंड्रॉयड, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नोकिया उस समय चरम सीमा पे था, ये नंबर 1 कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी थी। आज तो एप्पल पहुंच चुकी है, परंतु उस समय पर नोकिया नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। तो इसने एंड्रॉयड को मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो गूगल ने क्या करा, फिर इस अपना सिस्टम किसको बेचा, चाइना में गया, इनोवेशंस किए और नए फोन उतारे मार्केट में, ठीक है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के। और धीरे 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 एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इतना फेमस हो गया और नोकिया का व्यापार पूरा ठप हो गया, क्योंकि नोकिया ने कोई भी इनोवेशंस नहीं किए थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, नई इनोवेशंस आज आप देखेंगे जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो इनोवेशंस करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हैं। वो अपना जो कैपिटल कमाती हैं, जो प्रॉफिट कमाती हैं, उसका 40-50% इनोवेशंस करने में ही लगा रही हैं। क्यों लगा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट में लंबे समय तक टिका रहना है तो हमें नव परिवर्तन, इनोवेशंस करना ही पड़ेगा, न्यू टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। न परिवर्तन से आशय व्यवसाय में उत्पादन की विधियों, सेवा की विधियों तथा उनकी पूर्ति में नए नए परिवर्तनों से है। कोई भी व्यवसाय न परिवर्तन के बिना इस आधुनिक युग में लंबे समय तक नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा हो गया, नोकिया का हो गया। आज देखिए, अगर नोकिया ने हजारों लाखों करोड़ों की कंपनी थी नोकिया उस समय पर, ठीक है, और उस समय उसने गूगल का वो एंड्रॉयड सिस्टम ले लिया होता, खरीद लिया होता, तो आज भी नंबर 1 पे हो सकता था नोकिया, ठीक है। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, तो वो बर्बाद होता चला गया और सैमसंग आगे बढ़ गया, क्योंकि सैमसंग ने गूगल से टाई अप कर लिया था, ठीक है। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर किसी बिजनेस के पास में कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, तो वो किस तरीके से चल पाएगा। तो इन चीज़ों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। जहाँ बिजनेस लगा रहे हैं वहाँ पर आपको फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल होंगे, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यवसाय का सुचारू रूप संचालन करने के लिए कुछ भौतिक संसाधन जैसे प्लॉट, मशीन, कार्यालय तथा वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यवसाय को इन संसाधनों की कुशलता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे लाभों को अधिकतम किया जा सके। अब जैसे मान लीजिए, आपको बिजनेस रन करना था 1000 करोड़ रुपए लगाकर, आपने क्या करा, 800 करोड़ रुपए की तो लैंड ही खरीद ली भाई, ठीक है। इतनी बड़ी जमीन खरीद कर और इतने छोटे से एरिया के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो ये कोई समझदारी का डिसीजन है क्या, बताओ। जब आपके पास में 1000 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो आप लैंड का साइज थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है, और इसमें संसाधन जो आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया, उस एक्स्ट्रा पैसा को इसमें लगाइए और मशीनरी लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचिए, जिससे आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सके, ठीक है। तो आपका प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास एक्सेस असेट तो हो जाएगी, परंतु उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो आपको अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। लाभ अर्जन, प्रॉफिटेबिलिटी, देखो सभी बिजनेसों का एक ही एम होता है कि वो प्रॉफिट में रहे, प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। तो लाभार्जन से एक व्यवसाय द्वारा विनियोजित पूंजी, जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उस पर प्राप्त होने वाले रिटर्न से है। लाभार्जन क्षमता व्यवसाय की सफलता पर आधारित होती है कि व्यवसाय कितना सफल है, उसी पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। प्रबंधन, निष्पादन एवं विकास, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, उद्यम की सफलता प्रबंधक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट संभालता है, ठीक है। अब जो मैनेजर एग्जीक्यूशन होता है ना, वो उस पर सबसे ज्यादा चीज डिपेंड करती है। अब नोकिया का जो मैनेजमेंट था, उसने गूगल को समझा ही नहीं, ठीक है। गूगल का जो एंड्रॉयड सिस्टम था उसको समझा नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी कमी किसकी है, मैनेजमेंट की, कि वो अपने सिम्बियन सिस्टम पर ही टिका हुआ था। उसको लगता था कि ये सिम्बियन सिस्टम ही हम आगे चलता रहेगा। तो सैमसंग ने क्या करा, सैमसंग ने एंड्रॉयड के साथ टाइप करके इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया और फिर ये आगे निकल गया। इनके मैनेजर समझदार थे, न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आए, और जो ये ओल्ड धर्रे पे चले हुए
मैनेजर से, तो उन्होंने पूरी कंपनी की कंपनी डुबो दी, लाखों हजारों लोगों का बेरोजगार करवा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। एक व्यवसाय में प्रबंध उचित नियंत्रण प्रणाली, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट स्थापित करके विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखें। आ जाइए, नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नैतिक शब्द की उत्पत्ति। जो नैतिक शब्द है, मोरल वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के एथोस से हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ग्रीक, अब बताया था ग्रीक कहाँ की कंट्री है, बताइए कहाँ है? ठीक है, जिसका अर्थ चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिकता है, एक समाज में प्रचलित होते हैं। जो नैतिकता है, नैतिक मूल्य हैं, ये कौन से एक समाज में प्रचलित होते हैं। व्यवसायिक नैतिकता से आशय उन नैतिक मूल्यों या मानकों अथवा मानदंडों से है जो एक व्यवसायिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है। व्यवसायिक गतिविधियां कौन सी होती है? कॉमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इनको क्या बोला जाता है? व्यवसायिक नैतिकता। ठीक है, अब देखो व्हीलर, B.O. व्हीलर के अनुसार व्यवसायिक नैतिक शास्त्र एक ऐसी कला विज्ञान है जो समाज एवं इसके विभिन्न वर्गों तथा संस्थाओं के मध्य उचित मधुर संबंध बनाए रखने के साथ साथ व्यावसायिक आचरण को सही या गलत ठहराने के नैतिक दायित्व को मान्यता भी देता है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार नीति शास्त्र किसी व्यक्ति या समूह के आचरण के नियम व सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये वेबस्टर की आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि नीति शास्त्र किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनका जो आचरण होता है, जो उन्होंने नियम व सिद्धांत बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए हैं खुद के लिए, उसे ही क्या बोला जाता है? नीति शास्त्र बोला जाता है। ठीक है, अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र व्यवसायिक संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, इन व्यवसायों के आचरण से सिद्धांत या फिर प्रमाप है जो उनको दैनिक कार्यों, निर्णयों एवं व्यवहार में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेशन एक बार तो जरूर पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए व्यावसायिक नैतिक शास्त्र। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल नैतिक शास्त्र के तत्व कौन से? एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स है टॉप मैनेजमेंट कमिटी, जो उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता है वो किस लिए होनी चाहिए? नैतिक मूल्यों को अडॉप्ट करने की होनी चाहिए कि भैया जो मॉरल वैल्यूज हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को धोखा दे के उसका पैसा खुद की जेब में भर लें। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सामान्य कोड का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ जनरल कोड। पब्लिकेशन ऑफ जनरल कोड का मतलब है कि राइट टाइम, मतलब सही टाइम डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 बजे से लेके 5 बजे तक ही आपको ड्यूटी करनी है, इसके बीच में आपको 1 घंटे का लंच मिलेगा। अगर किसी को मेडिकल इंजरी हो जाती है, मतलब कोई इंजरी हो जाती है, तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा, उसके पैसे भी नहीं कटे जाएंगे, उसको मेडिकल लीव अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? पब्लिकेशन ऑफ जनरल कोड है ना, रूल एंड रेगुलेशन इशू करना, जिससे क्या होता है? लोगों में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, एक रूपता बनी रहे कि कोई किसी के साथ में अन्याय नहीं हो रहा है। अनुपालन तंत्र की स्थापना। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म, हर स्तर पर कर्मचारियों को शामिल करना। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने एक नई बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है, अब क्या करा? घर घर के लोग आए, इसका रिबन काट के चले गए। ऐसा नहीं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उन सबको इनवाइट करें, यहाँ पर जो फंक्शन क्या है, पार्टी क्या है, उनके खाने की व्यवस्था करें, और साथ में जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी एक इक्वल दर्जा दे कि भाई यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, जो भी बिजनेस है उसका पार्ट हो आप सब लोग। तो इस तरीके से जब कंपनी में जो एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, तो उससे उनको भी एक क्या मिलता है? मेंटल और फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिजिकल ऐसे कि वो प्रेजेंट है उस जगह पर। ठीक है, उस जगह जिस जगह मतलब जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो वो उनकी खुद की है, ऐसा लगता है उनको। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि बस वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। परिणामों का मापन, मेजरिंग रिजल्ट। ठीक है, तो जो भी आप कार्य करते हैं तो उसका आपको क्या होता है? रिजल्ट भी देखना होता है कि आपने जो कार्य किया है वो सही किया है, गलत किया है। ठीक है, व्यावसायिक नीति शास्त्र की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अभी देखो, पहला है ज्ञान की विधा एवं आचरण की सिद्धांत। ठीक है, तो जब बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हो आप, तो आप में क्या होता है कि आप मतलब आप जो प्रिंसिपल्स है, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हो, है ना। बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, आप उन सबको फॉलो करते हुए ही रूल्स रेगुलेशन बनाते हो और सभी लोगों को उन पर चलने के लिए मार्गदर्शित करते हो। कला एवं विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, ये आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। ठीक है, बिजनेस एथिक्स क्या है? आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट कैसे है कि भाई देखो,
आर्ट क्या चीज़ होती है, जो आप कार्य करते हैं, ठीक है, तो आप उसके अंदर आपकी कुशलता दिखाई देती है। और साइंस कैसे है, जैसे आप कोई इनोवेशंस कर रहे हैं, कोई मशीनरी इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है, तो आप क्या होता है, वो मशीनरी जब इंट्रोड्यूस करते हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई इससे जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। आपने नई मशीन इंट्रोड्यूस कर दी और आपने उनको ज़बरदस्ती थोप दिया कि भाई अब तुमको इस मशीन को चलाना है, जैसे कंप्यूटर लिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, कंप्यूटर ला कर रख दिया। अब बोले कि जिसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, एक मतलब एम्प्लॉय है, तो उसको बोला कि भाई ये इस कंप्यूटर पे ये काम करना है, ठीक है, इस पर तुम बैठे रहोगे। अब उसको आता ही नहीं है, ज़बरदस्ती आप उसको थोप रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ट्रेन करेंगे, फिर उसको कंप्यूटर पे बैठाएंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आर्ट एंड साइंस दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे ध्यान रखें। गतिशील दर्शन, ठीक है, तो ये क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, कंटिन्यू चलता जाता है, ठीक है। धर्म दर्शन व्यवसायिक नीति शास्त्र का आधार है, सामाजिक नैतिकता से भिन्न होता है, ठीक है। सोशल जो मॉरलिटी है उससे भिन्न होता है, सोशल मॉरलिटी अलग चीज़ होती है और बिजनेस मॉरलिटी अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो सोशल मॉरलिटी क्या चीज़ होती है, सोशल मॉरलिटी होती है कि जैसे मान लीजिए ये आदमी ये लेटा हुआ है, ये लोग, ठीक है, ये आदमी रोड पे लेटा हुआ है, एक रोड है उस पर लेटा हुआ है, तो आपने क्या करा, आप यहाँ से जा रहे थे तो आपने देखा अरे ये यहाँ पड़ा हुआ है, आपने इसको पूछा भाई यूँ क्यों पड़ा है, तो बोला मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे आ गया चक्कर। तो आपने क्या करा, अपनी गाड़ी में बिठा के इसको हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा दिया और इसका जो बिल है या फिर कुछ अपनी अदर जो हेल्प कर सकते थे वो आपने इसकी हेल्प कर दी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सोशल मोरलिटी, सामाजिक मोरलिटी, ठीक है। अब क्या होगा, एक एम्प्लॉय है सेम ऐसे ही कर्मचारी है आपका और ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, ये चारपाई बिछा के लेटा हुआ है कंपनी के अंदर ही। अब आपने देखा ही जाके लेटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको जगाएंगे, भाई कैसे सो रहा है, तो ये बोलेगा अरे मुझे नींद आ गई थी। तो भाई नींद के थोड़े पैसे दे रहे हैं तुझे, नींद आ गई थी, चल मुँह धो कर नहा धो के काम करने चालू कर। अब इसको बोलेंगे ना कि भाई मुँह धोया नहा धो के काम कर ले, चाय पी ले और काम करना चालू करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हो, ये सो रहा था और ये भी यहाँ पर लेट कर सो ही रहा था एक तरीके से, जब इसकी तबीयत खराब थी, चक्कर आ गया था। तो दोनों में आप क्या है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सोशल मॉरलिटी इज डिफरेंट देन द बिजनेस एथिक्स, ठीक है। भावनाओं पर आधारित नहीं है, यहाँ पर आप क्या है, भावनाएं नहीं देखते हैं, आप यहाँ पे क्या देखते हैं, वर्क, काम, ठीक है। सामाजिक अनुमोदन या फिर अस्वीकृति से प्रभावित नहीं। व्यावसायिक नीति शास्त्र व्यावसायिक संयंत्र से भिन्न होती है, सामाजिक दायित्वों से भिन्न होती है, मानवीय पहलुओं से संबंधित निर्णयों का अध्ययन किया जाता है, मूल्य एवं प्रतिमानों पर आधारित होती है। नीति शास्त्र की समस्याएं व्यक्तिगत गरिमा के अभाव में उत्पन्न होती हैं। सार्वभौमिक दर्शन होता है, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, आप इसमें फॉलो करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। सामाजिक कल्याण से प्रेरित होती है। सोशल वेलफेयर को आप इसमें जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखते हैं। विभिन्न भूमिकाओं से संतुलित होती है, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहला है साधन एवं साध्य की पवित्रता का सिद्धांत। तो देखो स्टूडेंट ऐसा करते हैं अपन, है ना, अब यहाँ से आगे करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स से, और जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकारों में सम्मिलित है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ानी है, परंतु फिर भी इसका आंसर कोशिश करें आप करने की, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं आपको नहीं भी पढ़ी है तो उसको पढ़ के करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए सामाजिक उत्तरदायित्व जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके 4 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से हैं इसमें से। जूनियर अकाउंटेंट टीआरए एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। विधि मतलब लोक हितैषी, आर्थिक और नैतिक मनोबल, सामाजिक और आर्थिक, लोक हितैषी, न्याय, आर्थिक और नैतिक, ठीक है। विधि, मनोबल, नैतिक और आर्थिक। देखो अभी आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जिन लोगों ने क्या है लेक्चर देखा है उनको तो नहीं आ रहा होगा, परंतु आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो जब अपन इसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये 4 प्रकार क्यों इंपॉर्टेंट है। जूनियर अकाउंटेंट टीआरए एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इसलिए देखो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब अपन पीछे चीज़ें पढ़ते हैं तो अपन सोचते हैं यार क्यों पढ़ रहे हैं, पर आप ये देखिए ना सामाजिक उत्तरदायित्व जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके 4 टाइप्स आपसे यहाँ पूछ लिए हैं। अब आपको ये चीज़ें नहीं आती होंगी तो आपके आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सर्च करिए, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। और देखो आपको अगर लाइव क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस, ठीक है,
तो लाइव क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं कि शाम को 6 PM पर बिजनेस मेथड की रेगुलर लाइव क्लासेस लेकर आई जाए, ठीक है। तो 5 से 6 PM बताइए कितने लोग रेडी हैं यहाँ पर, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो हम ये लाइव क्लासेस लेकर आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अगर 50 स्टूडेंट हो जाते हैं, उनके कमेंट्स आ जाते हैं लाइव क्लासेस के लिए, तो मैं इसको कोशिश करूँगा जल्दी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस मेथड के अलावा आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, उसकी भी लाइव क्लासेस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ले आएंगे, ठीक है। अभी क्या है, कंप्यूटर की क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लासेस देखो रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही, अगर कोई चाहता है कि लाइव क्लासेस आए तो ये लाइव क्लासेस मॉर्निंग में होंगी, कंप्यूटर की क्लासेस, ठीक है। मॉर्निंग में 10 या 11 बजे के आसपास कंप्यूटर की क्लास लाइव क्लास कर देंगे, ठीक है, जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो ये मेरा इनिशिएटिव रहेगा, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो फिर अपन इस चीज़ पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।